वेलकम बच्चों। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा था। आज हम उसी के बच्चों कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। मेरा नाम धीरज है और आज हमारा लेक्चर नंबर है 5। ठीक है, रिसेंटली हमने क्या टॉपिक पढ़ा था? थर्ड लॉ पढ़ा था। सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। लिफ्ट वाला क्वेश्चन कंसेप्ट समझा था। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम समझी थी। आज उसी के बेस पे उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि ये दीवार है, दीवार के ऊपर एक बॉल मारी, यू वेलोसिटी से मारी, उसी यू वेलोसिटी से वो वापस आ गई। ठीक है, और यहां मान के चल रहे हैं कि विदाउट द लॉस ऑफ स्पीड, स्पीड लॉस नहीं हुई है। क्लियर? तो इस केस में स्पीड लॉस नहीं हुई है, बट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द बॉल ड्यू टू ईच बॉल, एक एंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स imparted on two balls by the ball। एक तो रेशियो ऑफ द इम्पल्स बताना है और एक डायरेक्शन ऑफ फोर्स बतानी है। ठीक है, मेरे को आप एक बात बताओ, चेंज इन इम्पल्स क्या होता है? आपको रेशियो ऑफ चेंज इन वैल्यू बताना है। सो चेंज इन इम्पल्स की बात करूं मैं, तो चेंज इन इम्पल्स होता है बच्चों फाइनल इम्पल्स, फाइनल इम्पल्स माइनस इनिशियल इम्पल्स, फाइनल इम्पल्स माइनस इनिशियल इम्पल्स। ठीक है, फाइनल इम्पल्स माइनस इनिशियल इम्पल्स, या ऐसे बोले कि चेंज इन मोमेंटम है ना, चेंज इन मोमेंटम, या ऐसे बात करो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब एक काम करते हैं, अगर जाने की स्पीड मेरी पॉजिटिव है और आने की स्पीड को हम नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, अगर जाना पॉजिटिव तो आना नेगेटिव, तो फाइनल इंपल्स क्या हुआ? फाइनल इंपल्स मतलब फाइनल सॉरी चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम बोले तो मास इनटू वेलोसिटी। तो मास है आपके पास m, वेलोसिटी है माइनस u, माइनस p इनिशियल का मतलब क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी, m इनटू u। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बात बनी? तो ये क्या हो गया? बेसिकली 2mu हो गया। तो नेगेटिव डायरेक्शन बताती है, नेगेटिव डायरेक्शन क्या बताती है? नेगेटिव डायरेक्शन क्या बताती है, या आपने अभी डिफाइन किया है क्या? देखो डायरेक्शन आपने क्या बोला है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बॉल। तो इसका मतलब चेंज इन इम्पल्स जो आया है, विच इज चेंज इन मोमेंटम, इज नेगेटिव डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स चेंज इन इम्पल्स हुआ है आपका टू द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बॉल, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ बॉल। ठीक है, अब बात करते हैं एंगुलर की। ये तो सीधे वाली तो समझ में आ गई ना। एंगुलर वाला, एंगुलर वाले का हम एक फोर्स ऐसा करते हैं, ये डायग्राम उठा लेते हैं इसे। सो अच्छा ऐसा है, कुछ बच्चों ने थर्ड हमारा जो लेक्चर था, थर्ड लेक्चर में भी आपने देखा था, हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो आई होप आपको वो याद होगा। और जिन बच्चों को याद नहीं है ना, तो भी नीड नॉट टू वरी, अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, हो सकता है किसी बच्चे का डाउट रह गया हो। ठीक है बच्चों, तो हम आपको दोबारा समझा रहे हैं इस समय, डोंट वरी। देखो हमने क्या सीखा था, ये वाली बॉल इधर से आ रही है, टकराई इधर आ गई, एंगल है 30 डिग्री का, ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप मेरे को एक बात बताओ कि जो ये वाली वेलोसिटी इधर से इधर आ रही है, तो इसके लॉजिकली दो कंपोनेंट बन गए, एक ये और एक ये। इस ऊपर वाले में क्वेश्चन हमने क्यों नहीं निकाले? क्योंकि वो केवल एक ही कंपोनेंट पे गेम थी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं है। सो अगर आपको, और मैंने क्या बताया था, ठीक है ना, ये नॉर्मल के हिसाब से एंगल बना लेना, तो ये आ गया आपका एंगल, आ गया 30 डिग्री का। तो अगर आपका ये u है, तो ये ux हो जाएगा u cos 30 डिग्री, और ये हो जाएगा u sin 30 डिग्री। क्लियर है बच्चों? इसी तरीके से जब ये बॉल वापस आई है टकराकर, तो टकराई है बॉल वापस आई है, तेरे को ऐसे समझो, ये देखो ये बॉल आई हमारी बच्चों ऐसे, इसके अब कंपोनेंट बनाओ, तो एक तो बना दिया मैंने वर्टिकल
और एक बना दिया मैंने हॉरिजॉन्टल। अब अगर ये u वेलोसिटी है, ये वाला एंगल 30 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, u sin 30, u sin 30 डिग्री, और ये हो जाएगा u cos 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब इतनी बात तो समझ में आ गई। आप पहले इनिशियल की बात करते हैं। एक्स एक्सिस की ये हो गया मेरा यू वाई है, ये यू वाई, ये भी हो गया यू वाई फाइनल वाला, ये यू वाई इनिशियल वाला, ये यू एक्स इनिशियल वाला, ये है आपके पास यू एक्स फाइनल वाला। क्लियर है ना? तो मोमेंटम अलोंग इनिशियल की बात करें हम, पी एक्स, पी अलोंग एक्स इनिशियल की बात करूं मैं, तो क्या होगा, m इंटू यू कॉस थीटा। ठीक है, और x के फाइनल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, m इंटू यू इंटू कॉस 30 डिग्री ना। अब यहां पर थोड़ी सी वैल्यू का चक्कर है, क्या, u cos थीटा इधर अगर पॉजिटिव है तो ये वाला u cos थीटा इधर जा रहा था, ये नेगेटिव होगा, तो ये वाला मोमेंटम अगर पॉजिटिव है तो ये वाला मोमेंटम नेगेटिव होगा, तो फाइनल मोमेंटम इज नेगेटिव। तो यहां पर हम इसको माइनस लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पी वाई इनिशियल की बात करूं मैं तो क्या हो जाएगा, इनिशियल भी नीचे की तरफ जा रहा था और फाइनल भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऊपर जाना अगर पॉजिटिव तो नीचे जाना नेगेटिव। ठीक है, तो पी वाई इनिशियल क्या होगा, माइनस एम यू कॉस, नहीं सॉरी साइन होगा ना, माइनस एम यू साइन 30 डिग्री, और पी वाई फाइनल क्या हो जाएगा, वो भी क्या होगा, माइनस एम यू साइन 30 डिग्री। क्योंकि देखो ध्यान से, ये भी वेलोसिटी u sin 30 नीचे की तरफ, ये भी u sin 30 नीचे की तरफ, मास से मल्टीप्लाई करना, चेंज इन मोमेंटम आ गया। तो आप मेरे को बताओ, x एक्सिस का जो कंपोनेंट है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें हम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया, चेंज इन इम्पल्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एम यू कॉस 30 डिग्री माइनस ऑफ एम यू कॉस 30 डिग्री, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल का हो गया माइनस 2mu cos 30 डिग्री। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बॉल है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ बॉल। समझ आ गई मेरी बात? इसी तरीके से y कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो क्या करेंगे, तो चेंज इन इम्पल्स क्या हो जाएगा, चेंज इन इम्पल्स, चेंज इन इम्पल्स क्या हो जाएगा, माइनस एम यू कॉस, नहीं अब यहाँ तो साइन लगेगा ना, आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, नीचे जाने वाला हमने क्या माना है, नीचे जाने वाला इज नेगेटिव, सो हम यहाँ लिख दो, यहाँ पर नीचे जाने वाला इज नेगेटिव और राइट जाने वाला इज पॉजिटिव, ऊपर जाने वाला इज पॉजिटिव, लेफ्ट जाने वाला इज नेगेटिव। ठीक है, तो नीचे जाने वाले दोनों है, यहाँ पर भी यू साइन थीटा और ये भी यू साइन थीटा, दोनों नीचे जाने तो दोनों नेगेटिव हो गए, तो माइनस एम यू साइन थीटा फाइनल माइनस इनिशियल एम यू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस एम यू साइन थीटा प्लस एम यू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो वर्टिकल कंपोनेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, केवल हॉरिजॉन्टल का ही रहा। ठीक है, आसान है, समझ आ गया? तो जिसको लास्ट लेक्चर में नहीं समझ में आया था, आई होप उसको तो समझ में आ गया होगा, जिसको समझ में आ गया तो उसकी रिवीजन हो गई, अब उसको भूलेगा नहीं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। एक एलिवेटर है जिसका वेट है 4000 kg। आप जो है ना, देखो बात को समझो, कई बार वेज लिखा हुआ है कुछ भी, अगर आप बस आप ना यूनिट को देखना, ये केजी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये मास है, समझ रहे हो बात को? हाँ, तो मास इसका है एलिवेटर का, वो है 4000 kg, लिफ्ट होती है। ठीक है, 4000 kg। अपर टेनिस केबल जो है, उसके जो उसके ऊपर टेंशन केबल जो है लटका रखे, जिससे तार से वो लटकी होती है, ठीक है, उसकी जो अपर टेंशन है वो है 48,000 न्यूटन अपर टेंशन।
लॉजिक को समझो, मतलब कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि ये देखो ये है जी आपकी लिफ्ट और यहाँ पर ये है हमने तार खींच रखी है। अब लिफ्ट का जो वजन है वो तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा ना, तो वो उसका वेट होगा। वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg। ठीक है, वेट होता है mg। टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ, तो नॉर्मल सी बात समझो कि ये वेट भी तो एक किस्म से टेंशन ही है, एक किस्म से फोर्स ही है। ठीक है, ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है आपके पास 48,000 न्यूटन, 48,000 न्यूटन। और वेट कितना है mg, मतलब कि 4,000 तो मास है, g से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 40,000 न्यूटन। तो लॉजिकली जो है नेट फोर्स कितना लग रहा है, जो नेट फोर्स या टेंशन कितना है, ऊपर जाने वाला है 48,000, नीचे वाला है 40,000, तो आपका नेट आंसर आ गया 8,000। नेट फोर्स 8,000 न्यूटन लग रहा है मूविंग अपवर्ड। ठीक है, यहां तक बात मेरी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, अब इसके बाद समझो, अब इस फोर्स की वजह से बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। लिफ्ट के ऊपर नेट फोर्स लग रहा है 8,000 न्यूटन, लिफ्ट का मास है 4,000 kg इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? अब उसके बाद क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हाउ फार डज इट राइज इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद वो कहां पर थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन आपका अभी निकालना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और टाइम आपको बताना है कितने सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद। और क्या इंफॉर्मेशन मालूम है आपको, डिस्टेंस निकालना है। तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल दो आप डिस्टेंस, यू विल गेट द वैल्यू। क्लियर, आसान सी बात है, आगे बढ़े। A lift of mass 2000 kg supported by a thick steel rope, if the maximum upward acceleration जो है वो 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, what should be the minimum diameter of the rope? रोप का डायमीटर कितना होना चाहिए? ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आगे का भी है, आगे हमने बच्चों चैप्टर पढ़ना है स्ट्रेस स्ट्रेन का, तो थोड़ा सा मैं कंसेप्ट यहाँ पर आपको ऐड करके बता रहा हूँ। और जब आप उस चैप्टर को पढ़कर आ जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छा ये वेरी इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अभी जब जो कनेक्शन यहाँ तक के टॉपिक है उसको समझो कि लिफ्ट का जो मास है वो है 2000 kg। ठीक है, लिफ्ट एक्सलरेट कितना कर सकती है, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब जो है इसमें एक चीज और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि तार कितनी टूटी, तार का ये देखना पड़ेगा। चलो तो पहले देखते हैं। तो अगर मूविंग अपवर्ड में जो नेट टेंशन होती है वो आपको याद है क्या होता है, m इंटू जी प्लस ए होता था, याद करो आप। नेट आपके पास हो गया 2000, g है आपके पास 9.8, a है आपका 1.2। 2000 गुना में 11 इज इक्वल्स टू 22,000 न्यूटन। तो नेट फोर्स लग रहा होगा बच्चों ऊपर की तरफ। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कितना डायमीटर होना चाहिए। डायमीटर के लिए ना हमको एक स्टील की इंफॉर्मेशन चाहिए। स्टील की इंफॉर्मेशन ये है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस इसकी दी हुई है, रुको, इसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ स्टील वायर गिवन ही है, दैट इज इक्वल टू 2.8 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस का मतलब होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका मतलब हमारे जो नेट ब्रेकिंग स्ट्रेस है, ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब इतना वो फोर्स होल्ड कर सकती है पर यूनिट एरिया, तो दैट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो फोर्स कितना है, फोर्स है वही टेंशन, एरिया कितना होगा आपका पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो आर को डी बाई 2 लिखोगे तो डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 4 इंटू टी अपॉन पाई इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, आप वैल्यूज पुट कर दो सारी की सारी, 2.8 इंटू 10⁸ 4। टेंशन आपके पास कितनी है, वैल्यू कितना होल्ड कर रहा है वो, 22,000 अपॉन
पाई की वैल्यू इंटू डी स्क्वायर। तो इससे आप डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। सो डी स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर कर हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 10⁻⁻⁴ मीटर। ठीक है, डी स्क्वायर इज 10⁻⁻⁴ मीटर। इसका मतलब डी आ गया 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर डायमीटर होना चाहिए तार का। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तार आराम से इतना होल्ड कर लेगी, इतनी एक्सेलरेशन को। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अब हमने पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है बॉडी के ऊपर, तो टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम का क्या रहता है, हमेशा कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व का मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रहता है, इसी बात का मतलब होता है कंजर्व रहता है। ठीक है, टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो टोटल लीनियर मोमेंटम इज द वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटा ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। मोमेंटा सिंगुलर वर्ड है, मोमेंटम प्लूरल वर्ड है। तो हर पार्टिकल जैसे एक पत्थर है मान लो, तो एक पत्थर कई पार्टिकल्स का बना हुआ है। हर पार्टिकल का मास स्मॉल एक m मान ले और उसकी वेलोसिटी है, तो उसका जो मोमेंटम उसमें बोला जाएगा मोमेंटा। तो लीनियर मोमेंटा ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, सब छोटे छोटे पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटा जोड़ोगे तो पूरा लीनियर मोमेंटम आ जाएगा पूरे एक सिस्टम का। सही है, बात समझ में आ गई। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर दो मासेस हैं, m1 m2 m3 टिल mn तक, और ये चल रहे हैं v1 v2 v3 टिल vn तक। तो टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम का होगा कि m इंटू v1 प्लस m इंटू v2 प्लस m इंटू v3, है ना। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे टिल m इंटू vn। तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये पहले पार्टिकल का मोमेंटम है, मोमेंटा, ये दूसरे पार्टिकल का, ऐसे ही n पार्टिकल्स का। तो टोटल लीनियर मोमेंटा क्या हो गया, p1 p2 pn तक। मेरे को एक बात बताओ, अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जो है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन dp बाय dt। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कितना हो गया, जीरो, कोई भी सिस्टम के ऊपर फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो इसका यह मतलब हो गया कि dp बाय dt इज इक्वल्स टू जीरो। dp बाय dt जीरो का मतलब है कि मोमेंट चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो है। डिफरेंशिएट किसी का जीरो होता है, इसका मतलब जो है, जो ये टर्म है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट तो जीरो होता है। ठीक है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो मोमेंटम है पूरा वो कांस्टेंट है। ठीक है, और मोमेंटम क्या है, वो हो गया, अभी हमने पढ़ा है, p1 प्लस p2 प्लस p3। सभी पार्टिकल्स का मोमेंटम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। सो अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा सिस्टम में, तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। चलो इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड लॉ। देखो, ये दो बॉडीज हैं A1, A और B, दोनों एक ही वेलोसिटी पे चल रहे हैं, मतलब आगे जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, लेकिन क्या है कि दोनों की वेलोसिटी ज्यादा होगी, मतलब कि अलग होगी। मतलब कि मान लेते हैं U1 जो है वो बड़ी है U2 से। ठीक है, तभी तो वो टक्कर मारेगा। अगर U2 B आगे तेजी से जा रहा होगा तो U1 कभी उसको टक्कर मार ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो जब ये टक्कर मारी तो पढ़ा था हमने, एक्शन रिएक्शन फोर्स ऑन A ड्यू टू B, B ड्यू टू A के बराबर होगा। फिर जब ये टक्कर मारी तो ये अलग चल पड़ी, ये भी अलग चल पड़ी। अब ये जो है कुछ वेलोसिटी से चल पड़ी होंगी, ये V, ये अपनी V, तो ये VB हो गई, ये VA हो गई। यहां पर भी ऐसे ही करते हैं, इसको हम UA लिख देते हैं और इसे UB लिख देते हैं। सही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ A, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब फोर्स जो है, जिस ड्यूरेशन में ये कोलाइड हुए हैं इस ड्यूरेशन में, तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B इक्वल है फोर्स ऑन B ड्यू टू A के बराबर है। तो इम्पल्स जो जनरेट होगा थोड़े से टाइम के लिए, इम्पल्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स
ऑन इम्पल्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है, इम्पल्स क्या है, ऑफ ए ड्यू टू बी की वजह से क्या होगा, बेसिकली चेंज इन मोमेंटम ऑफ किसका, ए। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो m1 अगर मान लेते हैं, अच्छा a है या v है, m a v a बॉडी का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, m b m a u a। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इंपल्स निकालोगे ऑन b ड्यू टू a, इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ b, है ना, ऑन b। जब b के ऊपर एप्लीकेशन हो तो मोमेंटम तो b का चेंज होगा। तो b का मोमेंटम चेंज हुआ तो कैसे लिखेंगे, m2b m b v b माइनस m b u b। क्लियर। बट हमारे को तो उसने बताया था क्या कि f मोमेंटम इम्पल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, देखो अभी हमने पढ़ा है एफ बी इंटू एफ ए अगर इक्वल है उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, एफ ए ड्यू टू बी इक्वल है माइनस ऑफ एफ बी ड्यू टू ए। दोनों साइड डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, एफ ए ड्यू टू बी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ बी ड्यू टू ए इंटू डेल्टा टी। दोनों साइड डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स इंटू डेल्टा टी कर देता हूं तो वो मेरे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाता है। तो ये क्या हो गया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी क्या हो गया, अस्सी में तो ये इम्पल्स हो गई। इम्पल्स हमने भी निकाला है कितना, एम बी एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इक्वल है माइनस ऑफ एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। ठीक है बच्चों, तो अब इसको अगर हम अरेंज करें तो हमारे को यहाँ क्या मिल जाएगा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ठीक है, क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। सो हमारा टोटल इनिशियल मोमेंटम हो गया और ये टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर हो गया, इसी को ही बोलते हैं कंजर्वेशन। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा और पढ़ो कि डेरिवेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम अभी जो हमने पढ़ा है इसके हिसाब से न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ते हैं। मेरे को एक बात बताओ कि मान लेते हैं कि दो बॉडीज हैं m1 और m2, दोनों एक दूसरे से टकराई, दोनों की वेलोसिटी अलग थी, तो इसलिए उनका जो मोमेंटम भी चेंज हुआ अलग अलग, डेल्टा p1 और डेल्टा p2 हो गया। ठीक है, और टाइम इंटरवल जो था वो स्मॉल था डेल्टा t। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम द नेट चेंज क्या होता है लीनियर मोमेंटम का, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो नेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जीरो। ये तो हमने पढ़ा है। तो इसका ये मतलब हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू क्या हुआ, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा P1 इक्वल है माइनस ऑफ डेल्टा P2 के। दोनों को अगर मैं डेल्टा T से डिवाइड करूं तो डेल्टा P1 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा P2 बाय डेल्टा T। ठीक है, अब डेल्टा P1 बाय डेल्टा T क्या होता है, अगर आप लॉजिक समझे तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट, ये हो गया चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकंड। तो चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का जो चेंज इन मोमेंटम हुआ किसकी वजह से हुआ है, सेकंड की वजह से हुआ है। ठीक है ना, ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ क्या हुआ है, ये ए का हुआ है, मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, फोर्स। तो फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2 इक्वल है माइनस ऑफ फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू 1। आ गई ना बात, यही तो था थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ प्रूव हो गया कि नहीं हो गया।
ठीक है बच्चों, आसान है, कुछ मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, तो यहां तक हमने आज क्या समझा, आज बेसिक डेरिवेशन क्या क्या समझी, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, थर्ड लॉ पढ़ा हमने। ये सारी डेरिवेशन आपको एग्जाम्स में आती हैं। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ फ्रॉम द लीनियर मोमेंटम। यहां पर क्या हो गया, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर ये वाला एक्सप्रेशन क्या आया, डेरिवेशन ऑफ लीनियर कंजर्वेशन फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ। हर चीज को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ओके, फिर यहाँ हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे, बहुत इजी इजी से, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, बेसिक बात को अगर आपको समझ में आ गया कि फोर्स किस तरफ लग रहा है, तो बस वही फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करना है, नथिंग एल्स। कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लग रही है। यहाँ पर हमने ये वाला न्यूमेरिकल आज दोबारा हमने रिवाइज कर लिया, कल भी किया था। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए टॉपिक जो है यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है टॉपिक को एक स्टेज और आगे लेके जाएंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय।